नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एटम बम और न्यूक्लियर पावर की। वो कहानी जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। और ख़ास तौर पे देखेंगे कि भारत इस कहानी का हिस्सा कैसे बना। हाँ, हमारे पास कुछ दिलचस्प लेख और नोट्स हैं इस पर। बिल्कुल। इसकी शुरुआत हुई थी 1945 में। सोचिए, जुलाई में अमेरिका ने पहला परमाणु टेस्ट किया, ट्रिनिटी, वो भी छुपकर। हाँ, और फिर अगस्त में हिरोशिमा और नागासाकी पर बम। दूसरा विश्व युद्ध खत्म, पर एक नई, कहीं ज्यादा खतरनाक दौड़ शुरू हो गई। सही कहा। और अमेरिका के फौरन बाद ही 1949 में सोवियत संघ भी न्यूक्लियर पावर बन गया। इसमें जासूसी का भी हाथ था, जैसे क्लॉस फुक्स से मिली जानकारी जिसने उनके काम को काफी तेज कर दिया। अच्छा। फिर ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, ये सब भी लाइन में लग गए। सबके अपने कारण थे। दुनिया में धाक जमाना, अपनी आज़ादी बनाए रखना या बस सुरक्षित महसूस करना। हाँ, मतलब शक्ति प्रदर्शन, स्वतंत्रता, सुरक्षा, जी। ये सब। लेकिन आज हमारा फोकस भारत पर रहेगा। 1947 में आज़ादी मिली और भारत ने न्यूक्लियर एनर्जी को तरक्की के रास्ते की तरह देखा। जी। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जैसे लोगों ने इसकी नींव रखी। एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम था, उससे मदद भी मिली, जैसे कनाडा से CIUS रिएक्टर। हाँ, वो मिला था। कहने को तो शांति के लिए था, पर क्या असल में हथियार बनाने का रास्ता भी खुला रखा गया था? देखिए, सोच तो शायद शुरू से ही थी, पर 1962 में चीन से हार और फिर 1964 में चीन के न्यूक्लियर टेस्ट्स ने भारत को वाकई सोचने पर मजबूर कर दिया। भारत ने फिर कनाडा से मिले CIUS रिएक्टर से प्लूटोनियम निकाला और अमेरिका से जो हैवी वाटर मिला था, जो रिएक्टर चलाने में मदद करता है, उसका इस्तेमाल करके धीरे धीरे बम बनाने की तकनीक हासिल कर ली। और फिर आया 18 मई 1974, पोखरण में पहला टेस्ट। कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। हाँ, स्माइलिंग बुद्धा। सरकार ने कहा ये शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट है, पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। लेकिन दुनिया तो चौंक गई। बिल्कुल चौंक गई। UN सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर के अलावा भारत ऐसा करने वाला पहला देश था। अच्छा। दुनिया ने इसे सीधे सीधे एटम बम का टेस्ट ही माना। पश्चिमी देश, खासकर कनाडा और अमेरिका, वो बहुत नाराज हुए। क्यों? उन्हें क्या लगा? उन्हें लगा कि जो मदद, जो सामान शांतिपूर्ण कामों के लिए दिया गया था, उसका गलत इस्तेमाल हुआ है। भरोसा टूटा एक तरह से। और इसी के जवाब में फिर बना न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, यानी NSG, ताकि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और सामान कौन किसे बेच सकता है, इस पर कड़ा कंट्रोल हो। अच्छा, NSG तब बना? हाँ, और अमेरिका ने तो बाकायदा कानून बनाकर भारत जैसे देशों को न्यूक्लियर सामान बेचना लगभग बंद ही कर दिया। भारत पर पाबंदियां लग गईं। फिर करीब 24 साल की खामोशी सी रही। जी। फिर मई 1998 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। पोखरण में एक के बाद एक 5 परमाणु परीक्षण हुए। ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति, हाँ। इस बार भारत ने खुलकर कहा कि हम न्यूक्लियर हथियार वाले देश हैं। इसमें एक थर्मो न्यूक्लियर डिवाइस का टेस्ट भी शामिल था, मतलब हाइड्रोजन बॉम्ब जैसा, जो ज्यादा शक्तिशाली होता है। और इस बार रिएक्शन कैसा था दुनिया का? पहले से भी ज्यादा सख्त? हाँ, इस बार तो प्रतिक्रिया और भी ज्यादा तीखी थी। UN सिक्योरिटी काउंसिल ने निंदा की। अमेरिका में जो कानून था, ग्लेन अमेंडमेंट, उसके तहत राष्ट्रपति क्लिंटन को फौरन सख्त आर्थिक और फौजी प्रतिबंध लगाने पड़े। क्या क्या बंद हुआ? मदद बंद, हथियारों की बिक्री बंद, बड़े लोन बंद। जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भी व्यापार रोक दिया। भारत दुनिया में काफी अलग थलग पड़ गया। और मजे की बात यह कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां भी हैरान थीं। उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगी थी। कमाल है। और फिर भारत के टेस्ट के कुछ ही हफ्तों बाद, हाँ, मई 1998 में ही पाकिस्तान ने भी अपना परमाणु परीक्षण कर डाले। अच्छा, उन्होंने भी कर दिए? जी। पाकिस्तान तो 1971 की जंग और भारत के 1974 के टेस्ट के बाद से तैयारी कर रहा था। डॉक्टर अक्यू खान थे, उनकी अगुवाई में ये सब छिपकर चल रहा था। तो अब दक्षिण एशिया में न्यूक्लियर हथियारों की एक नई खतरनाक दौड़ खुलकर सामने आ गई। बिल्कुल। और अमेरिका और बाकी देश इतने सख्त इसलिए थे क्योंकि वो परमाणु अप्रसार संधि NPT को बचाना चाहते थे। हाँ, NPT, जिस पर भारत ने कभी साइन नहीं किया। हाँ, क्योंकि भारत उसे भेदभावपूर्ण मानता था। तो उन्हें डर था कि भारत के कदम से दक्षिण एशिया में हथियारों की होड़ शुरू हो जाएगी, जो आखिर में हुई भी। और दूसरा, वो शांतिपूर्ण मदद वाली बात, उसका इस्तेमाल हथियार बनाने में करना, ये भरोसे को तोड़ने जैसा माना गया। तो ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सच में एक दोधारी तलवार है। बिल्कुल। एक तरफ तो शायद इसने बड़ी ताकतों के बीच बड़ी जंगें रोकी हैं,
वो MAD वाली थियरी, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, कि हमला किया तो खुद भी तबाह हो जाओगे। हाँ, वो डेटरन्स वाला पहलू है। और फ्रांस जैसे देशों के लिए तो ये साफ सुथरी बिजली का बड़ा जरिया भी है। लेकिन दूसरी तरफ चेरनोबिल और फुकुशिमा जैसे हादसे हैं, वो इसके भयानक खतरे दिखाते हैं। और न्यूक्लियर कचरा, उसे हजारों साल तक संभालना एक अलग सिरदर्द है। और सबसे बड़ा डर कि ये टेक्नोलॉजी गलत हाथों में ना पड़ जाए या और ज्यादा फैल ना जाए, मतलब परमाणु प्रसार का खतरा। तो हमने देखा कि कैसे ये न्यूक्लियर ताकत कुछ शुरुआती देशों से बढ़कर भारत और पाकिस्तान तक पहुंची और इसने दुनिया का शक्ति संतुलन हमेशा के लिए बदल दिया। जी। ये तकनीक सुरक्षा और ऊर्जा तो देती है, पर साथ में तबाही का ऐसा खतरा लाती है जैसा पहले कभी नहीं था। और अगर भारत के नजरिए से देखें तो न्यूक्लियर ताकत हासिल करना देश की सुरक्षा और अपनी मर्जी से फैसले लेने की आज़ादी, मतलब रणनीतिक स्वायत्तता के लिए जरूरी माना गया, भले ही इसकी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कीमत चुकानी पड़ी। दक्षिण एशिया के माहौल में ये आज भी एक बहुत अहम और नाजुक मुद्दा है। बिल्कुल, आज के लिए इतना ही। पर यह सवाल सोचने लायक है कि क्या न्यूक्लियर शक्ति का जिन्न अब बोतल से पूरी तरह बाहर आ चुका है? और अगर हाँ, तो इंसान इस बेहिसाब ताकत को संभालेगा कैसे, खासकर तब जब दुनिया एनर्जी सिक्योरिटी और आपसी स्थिरता के बीच एक संतुलन बनाने की लगातार कोशिश कर रही है।